ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, है ना। प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पर, हम बांटेंगे यहाँ पर, है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ बेसिक प्रोबेबिलिटी में जो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 1 तक, है ना। किसी भी इवेंट की अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर 1 तक, है ना। और किसी भी चीज के होने की या ना होने की प्रोबेबिलिटी का जोड़ हमेशा क्या होता है, 1। कोई चीज होगी, जैसे मान लो मैंने सिक्का उछाला, हेड आएगा 1/2, एक सिक्का उछाल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी हेड आने की क्या है, 1/2। हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, तो दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो किसी चीज के होने की प्लस ना होने की हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। ये पढ़ा हुआ है हमने क्लास 10 तक, है ना। इस चैप्टर में यहाँ पर क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी में हम बेसिकली चैप्टर का नाम ही क्या है, प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे यहाँ पर, है ना। प्रोबेबिलिटी को बांटेंगे। अच्छा, एक एग्जांपल के मीडियम से मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मान लो मैं 2 सिक्के उछाल रहा हूँ, है ना। 2 सिक्के मैंने यूँ उछाले। अब 2 सिक्के जो मैंने उछाले तो मेरे को पॉसिबल रिजल्ट्स क्या क्या मिल सकते हैं कि दोनों में हेड आ जाए, है ना, या हेड टेल आ जाए, है ना। ये उछाला, हेड 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 टेल, टेल हेड या टेल टेल, ये पॉसिबिलिटीज है ना। हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, ठीक है। ये मैंने क्या बोला, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, है ना। तो 2 कॉइन जो मैंने टॉस किए थे, ये पॉसिबल आउटकम्स हो गए। आउटकम मतलब नतीजे, है ना। तो ये क्या हो गए, नतीजे हो गए। अब अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 2 कॉइन उछाले और ये वो, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ x is कैपिटल X is नंबर ऑफ हेड्स occurs in 2 tosses, है ना। इसका मतलब समझो, x मैं मान लेता हूँ कोई x है, और वो x मुझे क्या बता रहा है कि जो 2 सिक्के तुमने उछाले हैं उसमें नंबर ऑफ हेड्स की वो बात कर रहा है ना। तो ये x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, ये x कौन कौन सी वैल्यू लेगा, x कैसी कौन कौन सी वैल्यू लेगा। 2 सिक्के में उछाल रहा हूँ और ये x बात कर रहा है हेड होने की, तो 2 सिक्के में या तो एक भी हेड नहीं आएगा, 0, या फिर एक हेड आ रहा है, देखो एक हेड, है ना, एक इसमें भी आ रहा है, या फिर 2 हेड आएंगे, है ना। तो ये x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 0 1 2, ये आई बात समझ में, ये आई। 2 सिक्के उछाले और यहाँ पे मैं x मतलब मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स कैसे कैसे हो रहे हैं, नंबर ऑफ हेड्स या तो एक भी नहीं है, 0 हेड्स, या फिर एक हेड, या फिर 2 हेड। अब मैं इनकी प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ, तो एक भी हेड नहीं मतलब 0 हेड, तो 0 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 हेड इनमें से कितने में, एक में, है ना। मतलब एक ऐसी चीज है जिसमें एक भी हेड नहीं है, मतलब ये टेल टेल, ये टेल टेल हो गया 0 हेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/4। यही बात है, आई समझ में। 1/4 के टोटल 4 है ना, टोटल 4 है, और उसमें से एक ऐसा है जिसमें कोई हेड नहीं है, तो 1/4। अब मैं बोलूं एक हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/4, क्योंकि एक हेड यहाँ है, एक हेड यहाँ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 2/4। और 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, बहुत साधारण सा एग्जाम्पल लिया है 2 सिक्के उछालने का, और यहाँ पर x में कोई नाम x जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ उसको मैंने x, और वो बात मैं क्या करना चाह रहा हूँ, नंबर ऑफ हेड्स, है ना। तो नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या वैल्यू असाइन करेंगे, ये जो है ना, ये इसे बोलते हैं सैंपल स्पेस की वैल्यूज, सैंपल स्पेस s। जब भी मैं ये लिखता हूँ कैपिटल S, तो अब जैसे मैं सैंपल स्पेस में लिख रहा हूँ 1 से लेकर 100 तक के आने वाले सारे नेचुरल नंबर, तो ये 1 2 3 4 से लेकर 100, ठीक है ना। ये हो गया सैंपल स्पेस, है ना। और ये क्या हो गई, इनकी वैल्यूज होगी, और हर एक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी होगी कि नहीं। मैं बोलूँ कि सैंपल स्पेस में 1 की प्रोबेबिलिटी 1/100, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/100, 2/100 नहीं, 1/100, 3 की प्रोबेबिलिटी 1/100, और उन सारी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ दूंगा तो क्या आएगा, 1। देखो यहाँ पर, देखो 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4 कितना आएगा। तो जो आप प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना, या बांट रहे हो ना प्रोबेबिलिटी, हाँ, तो ये प्रोबेबिलिटी को बांटने पर
उन सारी प्रोबेबिलिटीज का जोड़ क्या आएगा हमेशा, इतना आया समझ में। एग्जाम्पल की वीडियो में समझा रहा हूँ, यहाँ पे लिखने वाली चीजें काफी होगी, इसीलिए मैं पहले प्लॉट कर रहा हूँ, आपको चीजें समझा रहा हूँ, है ना। समझ में आया। सैंपल स्पेस शब्द का नाम, ये शब्द आप सुनते जाओगे, सैंपल स्पेस, रैंडम वेरिएबल, है ना, सैंपल स्पेस, रैंडम वेरिएबल, आउटकम, ये 3-4 शब्द है जो प्रोबेबिलिटी में आपके पूरे चलते रहेंगे, तो तैयार रहो। आउटकम मतलब नतीजे, रैंडम वेरिएबल मतलब कोई भी वेरिएबल जिसकी बात करके दिखाऊंगा, और सैंपल स्पेस मतलब वो सारा कलेक्शन जो जो हो सकता है। इतनी आई बात समझ में। स्टार्ट करें, चलो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग लिखो और पहला पॉइंट लिखो रैंडम वेरिएबल। व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, हाँ भाई, जिसको 12वीं में पास होना है वो ढंग से पढ़ लिया चैप्टर, क्योंकि स्कोरिंग है और इजी है ना। जिसका मेन सिर्फ 12th में मैथ्स में पास होने का है वो ढंग से पढ़े, क्योंकि स्कोरिंग है। सीधा सवाल आता है यहाँ से, हाँ भाई तू ध्यान से पढ़ना रे, मेरे को बोल रहा हूँ, हाँ यहाँ से सीधा सवाल आता है, ठीक है। गारंटी 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना, ये 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। 3-4 थ्योरम आती है, वो कर लेना, तुम 12वीं में पास हो जाओगे आराम से, ठीक है। पास होने का सॉलिड जुगाड़ है ये चैप्टर, बहुत इजी है, मतलब यहाँ पर आप रिलैक्स हो सकते हो, ठीक है ना। और जो अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए बोनस है, मतलब ये, ठीक है ना। बोनस मतलब आप कैलकुलस अच्छा करके आए ही हो तो ये भी आप अच्छा करोगे, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़े रिलैक्स हो सकते हो, ज़्यादा दिमाग भी लगाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखोगे रैंडम वेरिएबल, लिखो डेफिनेशन लिखो। अ रैंडम वेरिएबल, सुनो, रैंडम वेरिएबल आज लिख रहा हूँ मैं पहली बार, जब लिखूंगा ऐसे लिखूंगा आर बी, है ना, छोटा आर छोटा बी, रैंडम वेरिएबल। A random variable is a function, a random variable is a function, a random variable is a function associating a real number, a random variable is a function associating a real number, associating a real number with each outcome, with each outcome, with each outcome of a sample space, with each outcome of a sample space, with each outcome of a sample space, S, sample space के बाद कैपिटल S लिखो। Full stop. It is denoted as, it is generally it is denoted as capital X. Generally it is denoted as capital X. आ रही बात समझ में। जब भी रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं कैपिटल X से उसको दर्शाते हैं, कैपिटल X, ठीक है। सैंपल स्पेस कैपिटल S, सैंपल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो आउटकम का भी रोल प्ले करता है ना। सही बात है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूं 2 coins are tossed, है ना, 2 coins are tossed, तो 2 coins को मैं उछालूंगा तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिख देता हूँ उसका। तो सैंपल स्पेस कैसा होता है, जो सेट का बनाते थे ना पूरे सेट्स में, रोस्टर फॉर्म में जो दरवाजा बनाते थे, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, तो मैं 2 सिक्के उछालूंगा तो ये हो जाएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल, ये होता है सैंपल स्पेस। आई बात समझ में, कितना आ रहा है, 2 कॉइन उछाले, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रैंडम वेरिएबल, ओके। हाँ, अब लिखो डोमेन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, डोमेन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, डोमेन ऑफ रैंडम वेरिएबल x is a sample space, domain of random variable x is a sample space S, ठीक है। सैंपल स्पेस के अंदर जो जो एलिमेंट्स होंगे वही उसका डोमेन कहलाएगा। डोमेन समझते हो ना, हाँ, इनपुट, हाँ,
ठीक है ना। तो जो जो वैल्यूज इसमें आएंगी अंदर वो रैंडम वेरिएबल की ही होंगी, ठीक है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, आरवी, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। समझ में आ गया भाई रैंडम वेरिएबल क्या होता है, आउटकम क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है ना। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, प्रकार, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना भाई। टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, दो टाइप होते हैं भाई, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और एक होता है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, पहला है डिस्क्रीट, आरवी मतलब रैंडम वेरिएबल, दूसरा है कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस का मतलब लगातार, पढ़ा है कंटिन्यूटी में, लेकिन वो जो कंटिन्यूटी है उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पर, है ना। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। पहले लिखेंगे डिस्क्रीट के बारे में, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, हेडिंग लिखो, a discrete random variable x, a discrete random variable x, या डिस्क्रीट काट देना, डिस्क्रीट काट देना, a random variable x, a random variable x which can assume, a random variable x which can assume, which can assume countable, COUNTABLE, countable number of values, countable number of values, countable number of values, ब्रैकेट में इंटीजर्स लिख लेना, इंटीजर्स, ब्रैकेट में इंटीजर्स, is called discrete random variable, is called discrete random variable। ऐसा रैंडम वेरिएबल जो कि काउंटेबल वैल्यूज ले, काउंटेबल इंटीजर की, जिसकी हम गिनती कर सकें, 1 2 3 4 5 6 7। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास इज काउंटेबल। ऐसा तो नहीं होगा ना, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि 37.8 बच्चे हैं यहाँ पर, क्या बोलूंगा, इंटीग्रल बच्चे हैं, इंटीजर के फॉर्म में 30 40 50 60 71 72 70, है ना। या नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ फैमिली, ये भी काउंटेबल है ना। या किसी शोरूम में खड़ी हुई कार, अलग अलग प्रकार की कारें, वो भी गिनती की होंगी। ऐसा तो होगा नहीं 27.6 कार है, आधी टूटी हुई नहीं, है ना, तो ये काउंटेबल होता है। समझ में आ रहा है, बहुत बहुत आसान चैप्टर है भाई, है ना। डिस्क्रीट मतलब जिसकी हम गिनती कर सकें। अच्छा, गिनती किसकी नहीं कर सकते, हाइट ऑफ अ पर्सन इन सेंटीमीटर, किसी आदमी की हाइट की बात कर रहा हूँ सेंटीमीटर्स में, है ना। तो क्या एग्जैक्ट बात कर सकते हो, क्या इंटीजर नहीं है कह सकते आप, क्योंकि हाइट तो 177.6 सेंटीमीटर की होती है ना, 150.2 सेंटीमीटर की होती है, तो ये डिस्क्रीट नहीं है। हाइट ऑफ अ पर्सन इन सेंटीमीटर इज नॉट डिस्क्रीट। आ रही है बात समझ लो, हाँ। तो डिस्क्रीट के एग्जांपल लिखो। अच्छा, कोई टारगेट को हिट करना है मुझे, तो उसके जो अटेम्प्ट होंगे वो डिस्क्रीट होंगे कि कंटीन्यूअस होंगे। किसी टारगेट को हिट करना है यार, तो मौके डिस्क्रीट तो होंगे। ये टारगेट हिट होगा या तो एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, एक बार भी नहीं होगा, ऐसा तो होगा नहीं 3.7 बार होगा, ऐसा तो होगा। तो टारगेट को हिट करना भी डिस्क्रीट है ना। एग्जांपल लिखो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली। अच्छा, 2 सिक्के उछालूं और हेड मिले, ये भी डिस्क्रीट है। या तो एक बार भी नहीं मिलेगा, एक बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा। प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं तो सिर्फ डिस्क्रीट समझा रहा हूं आपको। प्रोबेबिलिटी की नहीं, प्रोबेबिलिटी तो कैसे 0 से 1 के बीच में आती है। प्रोबेबिलिटी के लिए दिमाग में ये रखना है, प्रोबेबिलिटी तो 0 से 1 के बीच में आती है किसी भी चीज की। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रैंडम वेरिएबल के बारे में, डिस्क्रीट के बारे में, जो कि काउंटेबल वैल्यूज लेते हैं, है ना। आसमान में सितारे, है ना, इनफाइनाइट है, लेकिन काउंट करने बैठो एक पर्टिकुलर
जगह को घेर लो आप, है ना, जैसे ऊपर देखो कि यार मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के सितारे गिनूंगा, पूरा आसमान की तो नहीं गिन सकते ना, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज दायरे में तो गिन सकते हैं हम। तो स्टार्स भी ऐसे तो नहीं होंगे ना, पॉइंट्स में तो आएंगे नहीं, स्टार की इंटीग्रल वैल्यू आएगी। तो नंबर ऑफ स्टार्स इन अ स्काई, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, है ना, ये सब क्या हो गए, डिस्क्रीट के उदाहरण हो गए। ठीक है, लिख लिए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, नंबर ऑफ स्टार्स इन अ स्काई, number of attempts to hit a target, number of attempts to hit a target. These are the examples of random discrete random variable. ठीक है, हाँ। अब आता है continuous random variable, अब आता है continuous random variable। continuous random variable, continuous का मतलब लगातार होता है, और हमने कंटिन्यूटी में पढ़ा था, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, किसी इंटरवल में अगर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, जैसे मान लो ये कोई कर्व है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे इस कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी, तो ये बिना ब्रेक हो रहे चल रहा है और ये कंटिन्यूस ही होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर मेरे को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो बिना पेन उठाए ग्राफ बनाए तो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। यानी अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक आने वाले रास्ते में किसी भी पॉइंट पे बात करूँ ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूटी में यही पढ़ा था ना। हाँ, तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हेडिंग लिख के लिखिए, अ रैंडम वेरिएबल x, अ रैंडम वेरिएबल x which can assume all real values, which can assume all real values। फर्क समझ में आ रहा है? क्या है फर्क? वहां पे इंटीजर वैल्यू लेते थे सिर्फ हम, किसमें? डिस्क्रीट में, और यहाँ पर सारी रियल वैल्यूज, है ना, जो भी उस इंटरवल में आती है। A random variable x which can assume all real values within a given interval, within a given interval, within a given interval is called continuous random variable, is called continuous random variable। हाँ भाई, मेरे को कुछ उदाहरण दे सकते हो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के? हाइट ऑफ अ पर्सन अभी दिया था, एज ऑफ अ पर्सन आल्सो, एज ऑफ अ पर्सन, क्या हमेशा आप 7, 8, 9 या 10 साल के रहोगे क्या? 7 पॉइंट ऐसे भी होगा ना, 7.6, 7 पॉइंट, मतलब अगर जिम भी हो जाता है ना, 7 साल 62 डेज या 10 साल 65 डेज, ऐसे भी हो सकता है ना, इंटीग्रल नहीं है ना, और हर समय वो बदलती रहेगी वो चीज, एज। सही बात है ना? हाँ, तो लिखो एज ऑफ अ पर्सन, हाइट ऑफ अ पर्सन इन सेंटीमीटर्स, या किसी और सुनो, किसी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यानी कुछ भी, प्रेस व्रेस कुछ भी, तो अगर उसकी लाइफ की बात करूं मैं घंटों में, है ना, तो ये भी तो कंटिन्यूअस है। मतलब मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ये मोबाइल कितने घंटे चलेगा, तो ये क्या डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस का एग्जांपल हो गया ना ये। और ये बात समझ में, फर्क समझ में आ रहा है दोनों में, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में? जिसकी गिनती कर सको वो डिस्क्रीट, और जो इंटरवल की सारी वैल्यू ले ले वो कंटिन्यूअस, है ना। लिख लो, हाइट ऑफ अ पर्सन, लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रीट और रैंडम। अब कुछ एग्जांपल मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताओगे कि वो डिस्क्रीट है कि रैंडम है। सबसे पहला एग्जांपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन अ क्लास ऑफ 50, डिस्क्रीट। 50 बच्चों की संख्या वाले क्लासरूम में स्टूडेंट्स की संख्या डिस्क्रीट होगी, है ना, सहमत हो सब? डिस्क्रीट, सही बात है। A player goes to gymnasium daily, डेली जाता है वो वजन घटाने के लिए, डिस्क्रीट कि कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस है, दिस इज नॉट डिस्क्रीट। जिम में जाना वजन घटाने के लिए, अब वजन घटाना, वजन क्या, वजन हम जैसे जितने जितने दिन वो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, इसमें एक और चीज दे दिया, प्लेयर गोज टू अ जिम्नाजियम या जिम डेली
और एक कंडीशन दे दी, रिडक्शन ऑफ वेट इन अ मंथ, एक मंथ में उसको वेट रिडक्शन करने के लिए वो जिम जा रहा है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हुआ ना, ये तो कंटिन्यूअस हुआ ना ये प्रोसेस, एक महीना जाना है उसको लगातार वजन घटाने के लिए, ये नहीं पता कितना घटेगा लेकिन घटेगा। तो इट इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। आ रहा है समझ में? किसी आईएएस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगना डिस्क्रीट होगा कि कंटीन्यूअस होगा? डिस्क्रीट होगा, है ना? अरे मौके तो हमेशा अटेम्प्ट आ गया ना, तो एक देगा, दो देगा, तीन अटेम्प्ट देगा, 10 अटेम्प्ट देगा, है ना? पॉइंट पे तो नहीं आएगा, रियल तो नहीं आएगा, डिस्क्रीट होगा। किसी बिल्डिंग में नंबर ऑफ फ्लोर्स डिस्क्रीट, है ना? अरे 10 माले की होगी, 12 माले की होगी, 20 माले की होगी, है ना? 4 cars are selected from a showroom of having n number of cars. Discrete. 4 कारें सेलेक्ट करनी है मुझे out of n number of cars present in a showroom. Discrete. बिल्कुल discrete. Height of a skyscraper. Continuous. है ना? आ गया फर्क समझ में? आ गया भाई? आगे बढ़ सकते हैं हम? ठीक. ओके. ये वही बात हमारी रैंडम वेरिएबल की, क्या होता है रैंडम वेरिएबल और क्या होते हैं उसके दो प्रकार, है ना? अभी फिलहाल हमारी पूरी बात डिस्क्रीट पे चलेगी, है ना? उससे पहले ये पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, पीएमएफ। क्या होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, पीएमएफ, है ना भाई? शॉर्ट में इसको पीएमएफ बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। पहले छोटी मोटी बात लिख लो इसके बारे में, फिर समझाता हूँ। If capital X is a discrete random variable, if capital X is a discrete random variable, if capital X is a discrete random variable, taking the values छोटा x1, छोटा x2, छोटा x3 and so on till छोटा xn, है ना? सब समझा दूंगा मैं, अभी बस लिखो आप, है ना? क्या लिखा है? कैपिटल X कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जो कि ये सारी वैल्यूज ले रहा है ना? छोटा x1, छोटा x2, ठीक है? एंड वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ P of x is equals to x1, P of x is equals to x1, comma P of x is equals to small x2, comma P of x is equals to small x3 and so on till P of x is equals to x7। जारी समझ में बात? P का मतलब, कैपिटल P का मतलब प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी? ये देखो x बराबर x1 यानी इसकी, अलग अलग इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं ना यार, करना तो पड़ेगा ही वो। समझ में आया? कैपिटल X एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और वो ये सारी वैल्यूज ले रहा है। तो ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी, है ना? क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? ये अपॉन ये सारा का टोटल, नहीं है ना? ऐसे निकालते हैं ना, 1 से लेकर 100 तक के सारे नेचुरल नंबर में 1 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/100, 1/100। तो इस x1 की क्या हो जाएगी? x1 अपॉन टोटल, है ना? अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, अभी तो मैं लिखवा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x1, x इज इक्वल्स टू x2, x इज इक्वल्स टू x3, x इज इक्वल्स टू x7, कैपिटल X इज इक्वल्स, है ना? ये लिखने के बाद then we obtain
then we obtain the individual probabilities. Then we obtain the individual probabilities. This function is also called probability mass function. Probability mass function, ब्रैकेट में PMF लिख लीजिए. Probability mass function PMF of a random variable x. Of a random variable x. Of a random variable x. समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के मीडियम से समझाऊंगा, पूरा बैठ जाएगा फिर आपके दिमाग में. बहुत ही आसान है. एग्जाम्पल समझाने से पहले सिर्फ ये बात ध्यान रखें कि सारी प्रोबेबिलिटीज का जोड़ कितना आना चाहिए? 1, है ना? सारी प्रोबेबिलिटीज, जैसे ये x = x1 है ना, ले रहा है, x2 ले रहा है, x3 ले रहा है, छोटा x3 यहाँ से लेकर xn तक निकालना है ना. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इन सारी, जब मैं इन सारी प्रोबेबिलिटीज निकालूंगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3, है ना, वो हमेशा क्या होगी? 1 के बराबर. समझ आ रही है बात? तो अब देखो एक चीज, ये मैं पूरा का फॉर एग्जांपल, हाँ, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ये समझा रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. इसके लिए इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर 2 सिक्के उछाले, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, if 2 coins are tossed and 2 सिक्के उछाले और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, x is equals to number of heads, x is equals to number of heads. तो सबसे पहले तो मुझे बताओ सैंपल स्पेस जब मैं बनाऊंगा इसका s है ना, तो वो क्या बनेगा? सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस में जो आप इवेंट कर रहे हो ना, इवेंट क्या है? 2 सिक्के उछालना हमारा इवेंट है. तो उस इवेंट की सारी संभावनाएं आपको सैंपल स्पेस में लिखनी है. समझ में नहीं आ रहा क्या? सैंपल स्पेस में सारा पॉसिबल चीजें आपको लिखनी है. तो सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा? 2 सिक्के उछाले तो ये लिख दिया, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. ठीक है ना? इतनी आ रही बात समझ में? ठीक है. तो x आ रहा है नंबर ऑफ हेड्स, x है नंबर ऑफ हेड्स. तो x कौन सी वैल्यू लेगा? वेरी गुड, 0 1 2 है ना. x मतलब वो जो वैल्यूज दे, ये बात बोल रही उसने कहानी के तौर पे, नंबर ऑफ हेड्स. तो अब आपको उसको नंबर के फॉर्म में लिखना है ना. तो नंबर ऑफ हेड्स पहले यार देख के बता देता हूँ ना. नंबर ऑफ हेड्स यार दो बार आ रहा है. 2 सिक्के उछालूंगा तो 2 बार भी हेड आ सकता है, 1 बार भी हेड आ सकता है और 0 बार भी हेड आ सकता है. तो ये सारी चीजें मैं लिख दूंगा. x में ये लिख दूंगा, x इक्वल टू क्या हो गया? ऐसे 0 1 2. ये आई बात समझ में? पक्का? ये आई नंबर ऑफ हेड्स की बात आई ना. तो ये जो इंफॉर्मेशन दी थी वो लिख दी मैंने. अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 क्या होगा? क्या 1/3 होगा? सॉरी 1/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 का मतलब कि एक भी हेड ना आए उन 2 सिक्के जो आपने उछाले हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/4 हो गई. प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 मतलब एक हेड हमें मिल रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4, है ना? 2/4 हो जाएगी ना. और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 ये भी हो जाएगी 1/4. आया बात समझ में? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये होता है. इन तीनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? तीनों को जोड़ने पे सारी प्रोबेबिलिटीज का जोड़, है ना. आपको जितने भी टुकड़े करने हैं, जितने भी लोगों में वो चीज बांटनी है, वो एक से ही बांटनी है. बस एक को मद्देनजर रखते हुए बांटनी है ना. मेरे पास एक है और वो एक में आप सब में बांटूंगा, तो जाहिर सी बात है आप सबको बात आएगी, वो तो एक से कम ही आएगी. क्वाइट ऑब्वियस, कॉमन सेंस, है ना.
एक बाटी है ना, मेरे को एक तो बाटी तो थोड़ा 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 छोटा छोटा टुकड़ा सबको मिल जाएगा, एक से कम ही मिलेगा, एक से अधिक नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। 1.2 हो सकता है क्या? 0.9 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, -0.1। कितनी आगे बात समझ में? हाँ, तो ये एग्जाम्पल के मीडियम से मैंने आपको समझाया। अब इसमें आप दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो लिख रहे हैं। अब देखो, ये जो मैंने आपको जो बताई है मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं उसको ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 से 1। थोड़ी देर पहले, सबसे पहले यही बात करी थी हमने, यही इन्होंने लिखी है। और सारी प्रोबेबिलिटीज का जोड़ कितना? 1। तो देखो ऐसे समेशन है ना, समेशन ऑफ पी आई where I starts from 1 goes till n is always equals to 1। और ये समझ में ब्यूटीफुल सी चीज है, समेशन के फॉर्म में लिखी हुई है। हाँ देखो देखो देखो, I की वैल्यू 1 डालोगे तो P1, 2 डालोगे तो P2, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 कहाँ तक Pn तक का जोड़ कितना आ जाएगा? कितना आया समझ में? तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का सवाल या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी अगर आप करना चाहो या आपसे अगर कोई कुछ पूछे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में, तो दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। सारी प्रोबेबिलिटीज का जोड़ 1 होता है, और कोई भी इंडिविजुअल, जैसे मेरा मतलब एक चीज़ है मैंने सब में फैला दी आपको, क्या आपको जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या वो नेगेटिव हो सकती है? कभी प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। तो जब भी जिसको भी डिस्ट्रीब्यूट हुई है ना चीज, आपको 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 किसी को भी जो चीज मिली है, वो चीज जो मिली है वो चीज क्या होनी चाहिए? कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। जैसे ही नेगेटिव हो जाएगी तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं हो पाएगा उसका। ठीक है, करें कुछ सवाल? तो पहला सवाल लिखते हैं इसका। इसमें हमें बस वेरीफाई करना है कि ये पीएमएफ है या नहीं। Verify whether each of the following functions are regarded as PMF or not, ये बताना है आपको, है ना। वेरीफाई कराना है कि ये PMF है या नहीं, है ना। ये यहाँ पर रैंडम वेरिएबल x दे रखा है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल x दे रखा है ना। ये क्या है? कैपिटल X, और ये क्या है? स्मॉल x, मतलब कैपिटल X के एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी, है ना। तो कैपिटल X दे रखा है ऐसे 0 1 2 3, और इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है 0.5 0.2 0.18 0.1। तो सॉल्व नहीं करना है इसको, सिर्फ वेरीफाई करके ये बताना है क्या ये पीएमएफ है या नहीं। तो पीएमएफ है या नहीं, उसके लिए क्या देखोगे? ये पी ऑफ एक्स का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी। और ये सारी जो प्रोबेबिलिटीज हैं इनको क्या करूंगा? जोड़ूंगा। तो जोड़ के क्या देखूंगा? ये कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अरे प्रोबेबिलिटीज का जोड़ फिक्स कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्या इन सबको जोड़ूंगा 1 आएगा? 0.5 में 0.2 जोड़ेगा तो 0.7 आएगा, फिर आएगा 0.88 और फिर आएगा 1। अरे आएगा 1, ये आएगा क्या? जोड़ के बताऊं क्या यार? जोड़ना वोड़ना नहीं सिखाऊंगा मैं, 10 साल पीछे जाना पड़ेगा, है ना। जोड़ोगे बना जाएगा। इट इज अ पीएमएफ।
ठीक है, यहाँ जो है ना ये रैंडम वेरिएबल है, ये कैसा भी हो चलेगा। इसमें देखना है आपको इन सब का जोड़ कितना होना चाहिए 1, और इन सब में कोई भी क्या नहीं होना चाहिए नेगेटिव। ये दो चीजें देखनी है बस। अरे क्या प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है कि किसी की? तो प्रोबेबिलिटी किसी भी एलिमेंट की, किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, है ना? हाँ, अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये तो पीएमएफ है, यस ये सब पीएमएफ है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं 0.5 0.2 0.5 ले लिया, 0.3 ले लिया, 0. इसकी 1 ले लो और इसकी -0.7। क्या ये पीएमएफ है? इन सबको जोड़ के बताओ। 0.5 0.2 कितना 0.7, 0.7 से -0.7 कैंसिल हो गया, 1 बचा। सारी प्रोबेबिलिटीज का जोड़ 1 है ना? लेकिन ये एक चीज खराब है इसमें, एक ऐसा है, मतलब 3 पे रैंडम वेरिएबल 3 पे 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है -0.7। क्या किसी की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है? नहीं। दोनों में से कोई भी एक बात खराब हो गई तो वो पीएमएफ नहीं है। आ रही बात समझ में कि नहीं? इनका जोड़ तो है एक, लेकिन दूसरी बात फेल हो गई ना, कौन सी? नेगेटिव भी हो सकती प्रोबेबिलिटी। आया समझ में? ठीक है ना? तो ऐसे पहचानते हैं पीएमएफ। इजी है, ठीक है ना? सिर्फ दो चीजों का खेल, सारी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का जोड़ 1, और कोई भी एक सिंगल भी प्रोबेबिलिटी किसी की भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, है ना? इस तरीके से पीएमएफ पहचान। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे दे रखा है probability of x is equal to x minus 1 divided by 3 when x is equal to 1 2 otherwise 0। है ना? ये चेक करके बताओ कि ये पीएमएफ है या नहीं। हाँ, तो ये पीएमएफ है या नहीं? ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है, कैसे दे रखी है प्रोबेबिलिटी? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x दे रखी है कैसी? x minus 1/3, और x की वैल्यू दे रखी है आपको, पूरा ब्रेड और बटर लगा के दिया है, दो खाने बना दो आप ऐसे। देखो सॉरी, यहाँ पे x लेते हैं और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x होता है छोटा x। हाँ, तो x कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है बेटे? क्या दे रखा है? 1 2 3। एक बार चेक कर देता हूँ, 1 2 3 तो 1 2 3 है ना, लिख दिया ये। हाँ बेटे, तो 1 के लिए क्या करेंगे? ये दे रखी है प्रोबेबिलिटी, तो लगाओ यहाँ 1, तो 1 minus 1 डिवाइडेड बाय एनी नंबर 0, तो 1 की प्रोबेबिलिटी 1 पे 0 हो गई। अब 2 लगाऊंगा तो क्या आएगा? 2 minus 1/3 1/3, और 3 लगाऊंगा तो क्या आएगा? 3 minus 1 2/3। इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1। अरे 0 plus 1/3 plus 2/3 कितना? 1। और क्या इनमें से कोई नेगेटिव है? तो क्या ये पीएमएफ है? बिल्कुल है, इट इज अ पीएमएफ, है ना? इट इज अ पीएमएफ, है ना? पीएमएफ है ना? हाँ, ऐसे लिख सकते हो, समेशन ऑफ पीएक्स, समेशन ऑफ पीएक्स क्या है मेरे पास? 1 आ गया, और कोई भी नेगेटिव नहीं है। चलो बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना? समझ में आया ना पूरा? बस।